हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में क्योंकि हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर कर रहे थे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ही हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी एक बार में ही। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑडिट एविडेंस को या डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है ऑडिट एविडेंस की, सफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। और ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करी थी मैंने, एप्रोप्रिएटनेस की करी थी, फिर बात करी थी सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सोर्सेज के बाद कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और वो ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटेल में डिस्कस करना था हमें इस क्लास में, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मेरे को आप सबको कन्वे करनी है, क्योंकि एक डिमांड आई है स्टूडेंट्स की तरफ से एक गाइडेंस लेक्चर की। तो ये क्लास, तो इस क्लास में प्रॉपरली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही डिस्कस होगा, लेकिन एक क्लास बीच में ऐसी मैं कवर करूँगी जिसमें एक तरह का मोटिवेशनल लेक्चर होगा सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन होता है जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या अटेम्प्ट्स टू अटेम्प्ट्स आप एग्ज़ाम देते हो बट आपका क्लियर नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, तो उस केस के लिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मोटिवेशनल लेक्चर मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग उसे देखें और देखने के बाद अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, पढ़ने में आपको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं हो रही हैं जो पहले आपको फेस हो रही थी, और आपका माइंड एकदम माइंडसेट क्लियर हो गया है, माइंड एकदम खुला हो गया है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस यूट्यूब चैनल के लिए, सी ए ज्योति ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बट वो क्लास हम रखेंगे बीच में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कवर होगा साथ साथ, बीच में किसी एक दिन हम वो क्लास ज़रूर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, कि एक चीज़ की डिमांड और आई थी कि लॉ के लेक्चर्स जो कि सीए फाउंडेशन के हैं वो अपलोड करने के लिए डिमांड आई है। तो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म करेंगे, और उसके बाद लॉ का लेक्चर जो भी होगा, रिस्पेक्ट जितने भी लॉ के लेक्चर्स होंगे, क्योंकि अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो चुका है। आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी क्लासेस मिलेंगी, बट उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं सीए फाउंडेशन लॉ के, तो वो क्लासेस एक के बाद एक साइमल्टेनियसली अपलोड होंगी। लेकिन उसके साथ साथ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट भी चलता रहेगा, तो उस चीज़ की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। ये चीज़ हैंड इन हैंड होगी और साइमल्टेनियस होगी। जैसे एक क्लास लॉ की मिलेगी आपको, तो साइड में एक क्लास इंटरमीडिएट ऑडिट की भी मिलेगी, ठीक। चलिए, अब आज जो क्लास है, आज जो मेनली डिस्कशन है वो होगा ऑडिट प्रोसीजर्स पे। ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन कौन से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर या टाइमिंग होगा, वो अफेक्ट कैसे होगा जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या जो भी अकाउंटिंग डेटा होगा, ठीक है। अब अगर हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स, हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? जब आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को पूरा एनालाइज करते हो हेड टू टो, उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स चेक करते हो, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्मेट में हो, उनको एनालाइज करना, एग्जामिन करना, चेक करना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा? वेरिंग डिग्री का मिलेगा, डिफरेंट डिग्रीज का मिलेगा। जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनके नेचर के हिसाब से
जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके नेचर के हिसाब से जैसे जैसे आप एग्जामिन करेंगे आपको उस हिसाब से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता रहेगा। अब इंस्पेक्शन का एग्जाम्पल जैसे यूज़ होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। अब क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इन्वेंट्री है, बॉन्ड है, तो इन सब का इंस्पेक्शन हो सकता है ऑडिट एविडेंस आपको ना दे पाए। भाई आपको अगर इन्वेंट्री चेक करनी है, बॉन्ड चेक करनी है, तो उनकी वैल्यू से रिलेटेड अगर आपको चेकिंग करनी है, प्रोसीजर्स कैरी आउट करने हैं, उनकी ओनरशिप को से रिलेटेड आपको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, तो वो हो सकता है इंस्पेक्शन से आपको इन्फो ना मिले। ठीक है, इंस्पेक्शन जैसे टैंजिबल असेट्स का होगा उससे ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि एंटिटी राइट्स को लेके आपको एविडेंस मिले या असेट्स के वैल्यूएशन के बारे में मिले। ठीक है, लेकिन जितना आप एग्जामिन करेंगे उस हिसाब से आपको रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा इंस्पेक्शन करने से। ठीक है, या इन्वेंट्री के आइटम्स हैं तो इन्वेंट्री काउंटिंग करना एक अपने आप में ही इंस्पेक्शन वाली बात है, तो इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं तो वो भी इंस्पेक्शन में आ जाएगा। अब रही बात ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन होता है जब आप किसी प्रोसेस को देखते हो, समझते हो, प्रोसीजर को देखते हो जो कोई और परफॉर्म कर रहा है, आप किसी के काम को सुपरवाइज कर रहे हो, तो एक तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए मैनेजमेंट में आप टॉप लेवल पे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स के काम को आप देखोगे ना, चेक करोगे, तो उसको बोलेंगे ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में आपको ये पता चलेगा कि कोई प्रोसेस या प्रोसीजर कैसे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये भी लिमिटाइज हो जाएगा। पर्टिकुलरली आप किसी एक डिपार्टमेंट की बात करिए, सेल्स की, तो वहाँ पे अगर आपने आपके अंडर में मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ की टीम है, 10 लोगों की टीम है, तो उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट में अगर कोई मान लीजिए एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो उनका चार्ज आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ सेल्स का चार्ज है, तो आपका ऑब्जर्वेशन एक तरह से लिमिटाइज हो गया। अब ऑडिटर है, तो ऑडिटर क्या देख रहा है, ऑडिटर देख रहा है कि कोई दूसरा कोई परफॉर्म कर रहा है काम, मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, तो हम उसे ऑब्जर्व करें, हम उसे लुक कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं उस प्रोसेस को जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब किसी बुक्स के ऑडिट करते टाइम ऑडिटर ने एक प्रोसीजर लगाया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच सारे डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो भी थे कंपनी के वो डिटेल में चेक हुए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोसीजर कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा यूज़ हुआ है, ऑडिटर ने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर यूज़ किया है, तो यहाँ पे उसने इंस्पेक्शन यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स कंपनी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करे हैं डिटेल में। ऑब्जर्व होता है किसी प्रोसेस को लुक करना, देखना, बट इंस्पेक्शन इज एग्जामिनेशन, तो उसने एग्जामिन किए हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो फिट बैठ रहा है वो है इंस्पेक्शन। फिर बात आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है थर्ड पार्टी से कोई आप रिटन में एसर्शन ले रहे हो, कंफर्मेशन ले रहे हो कि जो भी टर्म्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज से जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे हैं, और वो अपना सिग्नेचर करके दे रहे हैं उसमें, और वो अपना सिग्नेचर करके दे रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करके दे रहे हैं। एक रिटन रिस्पॉन्स लेता है ऑडिटर थर्ड पार्टी से, कंफर्मेशन लेता है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले या किसी भी मोड में ले। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, आपने बैंक से लोन ले रखा है, हर महीने बैंक आपको स्टेटमेंट भेजेगा या आप स्टेटमेंट निकलवा लोगे बैंक जाके, तो वो होगा बैंक की तरफ से कंफर्मेशन कि भाई आपने ईएमआई इतनी इतनी पे करी, आपका बैलेंस ये बचा है। या आप अपना बैंक स्टेटमेंट ही निकलवाते हो नॉर्मली करेंट अकाउंट का, तो उसमें आपको कंफर्मेशन देता है बैंक कि आपने इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉ किया, हमारे हिसाब से आपका बैलेंस ये है। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप क्रेडिटर से लेते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि भाई आपका जो बैलेंस है, जो लेन देन चल रहा है, वो एज ऑन 31 मार्च को बैलेंस ये है हमारे हिसाब से जो आपका होना चाहिए, और वो लोग वो साइन करके देते हैं। तो एक्सटर्नल एविडेंस से भी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है। फिर आता है रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन होता है एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करना, मिस्टेक तो नहीं हुई है, सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है उसमें, मैनुअली हुई हो, इलेक्ट्रॉनिकली हुई हो, रीकैलकुलेशन वो पार्ट होता है। जब किसी ने कोई कैलकुलेशन किया है मैथ्स का और आपने उसको दोबारा से चेक किया, रीपरफॉर्मेंस होता है जब ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है प्रोसीजर्स जो किसी और ने परफॉर्म किए थे। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स वो दोबारा से परफॉर्म करे, जैसे बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना, या अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं जैसे डेटर्स हो गए, उनकी एजिंग करना, उनकी एजिंग दोबारा से बनाना। मैनेजमेंट ने तो अपने हिसाब से बना के दे दी, बट अगर आपको वो सही नहीं लगी, सूटेबल नहीं लगी, तो आपने वो दोबारा से बना ली। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात जो कही गई है वो कही है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। अब देखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा की रिलेशनशिप्स को देखने के बाद। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना जो भी फ्लक्चुएशंस है रिलेशनशिप के जो कि इनकंसिस्टेंट हैं किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से, या कोई डेविएशंस हैं, तो वो पार्ट होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देना उसको, ब्रॉड व्यू देना उसको, ब्रॉडली उसको बेसिकली चेक करना, क्लासिफाई करना। और वो कैसे? जब आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। फिर इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी होता है जब आप नॉलेजेबल पर्सन से इंफॉर्मेशन देखते हो, लेते हो, किसी एक्सपर्ट से ले ली, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, एंटिटी के अंदर या एंटिटी के बाहर। आपने कंपनी के सीएफओ से कोई इंफॉर्मेशन सीख करी, या जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं एंटिटी के बाहर हैं, वो आपने उनसे इंफॉर्मेशन ली, तो वो होती है इंक्वायरी। भले ही आप रिटन लें या ओरल लें, ये दोनों ही चीज़ें इंक्वायरी का हिस्सा बनती हैं। ठीक है। अब इसमें जो है हो सकता है कि कंप्लीट ऑडिट एविडेंस ना मिले, क्योंकि इंक्वायरी पार्ट होता है आपके प्रोसीजर का, पूरी तरह से आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते हो सकता है सामने वाला पर्सन झूठ भी बोले या एग्जैजरेट करके बोले या सही इन्फॉर्मेशन ना दे। ठीक है, ये चीज़ डिफर कर जाती है एंटिटी टू एंटिटी, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हो सकता है आपको उससे वो बेसिस बन जाए, एविडेंस ऑब्टेन हो जाए और अब आप अपनी रिपोर्ट फॉर्म कर पाएँ, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उससे रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो इंक्वायरी, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन इंक्वायरी, यू कैन नॉट थिंक दिस वे दैट इंक्वायरी इज a major way of obtaining audit evidence. It is a part, you cannot rely on that. ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए यही लिखा गया है, यही बात लिखी गई है जो हमेशा से डिस्कस करी जाती है ऑडिट एविडेंस के केस में, कि ऑडिटर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है ऑडिटर के लिए कि वो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले, दोज चार्ज विद गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले, ताकि जो भी इंक्वायरीज हों उन वो मैच हो जाएं। जो इंक्वायर किया था हमने बाहर से और हमने मैनेजमेंट से भी वही चीज़ सुनी, मैनेजमेंट ने भी वही चीज़ कन्फेस कर दी, और अब इंक्वायरी से भी वो चीज़ मैच हो गई है, तो बढ़िया यही रहेगा कि आप इंक्वायरी तो कर रहे हैं बट रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लें मैनेजमेंट से। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की। तो देखिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं एज एन ऑडिटर, ताकि
आप एंटिटी के बारे में जान सकें, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में, उसके मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, रिस्क को असेस कर पाएँ, ठीक है। अगर कोई है भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी है फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, देखिए इसमें वही दोनों चीज़ें आ जाएंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली क्लासेस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इससे पहले की क्लासेस जब हुई थी ऑडिट की उसमें बहुत अच्छे से कवर किया था, ठीक है। और मैं उम्मीद यही करूँगी कि ये आपको समझ आए, ठीक है, कि होता क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। दोबारा से अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगी। लेकिन अब क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैंने ये टॉपिक अभी इस क्लास के लिए इसको मैंने स्किप कर दिया है। बट अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि इंक्वायरी ही सफिशिएंट नहीं होती है कंट्रोल की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, बाकी प्रोसीजर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इंक्वायरी के साथ जब इंस्पेक्शन होगा, री परफॉर्मेंस होगा, तब जाके पूरा पूरा अश्योरेंस मिल पाएगा ऑडिटर को। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंक्वायरी करके बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो बात करी है उन मैटर्स की बात करिए जो ऑडिटर कंसिडर करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे, कि कंट्रोल की परफॉर्मेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑडिट पीरियड का टाइम कितना होना चाहिए, कोई अगर डिफरेंसेस हैं कंट्रोल से तो वो क्या रेट है उनका, और ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी क्या है, कितना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ प्लेस कर सकते हैं, और कितना रेलिवेंट है वो, कितना ज़रूरी है हमारे बेसिकली ऑडिट के लिए वो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीवियस ऑडिट्स से एक्सपीरियंस लेते हैं, उस हिसाब से जो हमें जो नॉलेज गेन होती है वो हम अपने फ्रेश ऑडिट्स में यूज़ करके ऑडिट कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon for latest updates. And yes, if you face any sort of confusion in this chapter or in any of those previous chapters which we have taken abhi tak, please ask me on the comment box, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे Instagram पेज पे by the name CA Jyoti Tutorials, ठीक है। आज के लिए इतना ही। That's all for today. Thank you.